इसी में हम लोग एक और उदाहरण करते हैं जिसमें हमें रोकड़ पुस्तक का सारांश दे रखा है। देखिए, जो भी हमारे व्यापारिक संगठन होते हैं ना, उन सारे कोई निजी कंपनी है तो वहां पर हम क्या कर रहे होते हैं, कैश बुक की समरी निकाल लेते हैं साल के अंत में। और वास्तव में अगर हमें कैश बुक की समरी दे रखी है, इसका मतलब जो हमने अभी अलग अलग मदों में जोड़ा था कि अनुदान कब कब कितना कितना मिला, उसको फिर एक साथ जोड़ा था, वो सारा अमाउंट, वो सारी राशि हमें एक साथ मिल जा रही है। तो यहाँ से हमारा काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर करना होता है कि किसको हम लोग प्राप्ति की तरफ रखेंगे और किन किन मदों को हम लोग भुगतान की तरफ रखेंगे। तो एक बार अगर आपको प्राप्ति और भुगतान के मदों को पहचानना बहुत ही आसान होता है, आपको पढ़ते ही आइडिया लग जाएगा। बस जो थोड़ा सा डाउट होता है लोगों को, वो हमारी जो स्टार्टिंग में राशि होती है, प्रारंभिक राशि में और अंतिम राशि, जो भी हमारा शेष बचता है ना, अंतिम शेष और प्रारंभिक शेष, उसमें लेकर के कंफ्यूजन होता है। तो अगर आपने वो समझ लिया तो फिर आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। देखिए, रोकड़ पुस्तक का सारांश है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है हमारा कोई भी जो वित्तीय वर्ष है, और लेखा वर्ष भी उसी से अलाइंड ही रहता है हमारे देश में। तो ये देखिए हमें मिल जाता है क्या, बैंकस्थ रोकड़ और हमारा हस्तस्थ रोकड़, इसको हम लोगों ने एक साथ लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर कोई आपको दिख रहा है कि अधिविकर्ष तो है नहीं, इसका मतलब ये प्राप्ति वाली साइड में आएगा। तो 20,000 रुपए हो जाता है, 35,000 हो जाता है। उसके बाद फिर चंदा कब कब मिला हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि सारांश हमें ऑलरेडी एक साथ यहाँ पर दे दिया गया। तो और उसमें भी दे रखा है कि 2013-14 का अलग है, 14-15 का जो मिला, और 15 और 16 के लिए जो मिला। फिर भवन के लिए दान क्या है वो भी हमें दिख गया। और ये जो चंदा था ना, उसको हमने एक साथ यहाँ पर जोड़ भी दिया। 2,65,000 रुपए का टोटल अमाउंट हो रहा है, लेकिन वो टोटल अमाउंट हम नहीं दिखाते, हम उसको अलग अलग तरह से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग वर्ष के लिए जो भी चंदा है, कुछ बकाया था, इस निश्चित रूप से जो 2013 और 14 का वो बकाया रहा होगा, और 15 और 16 का जो एडवांस मिल गया, और इस वर्ष का जो चंदा आना था वो 2014 से 15 के बीच वाला है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, आगे चलेंगे। प्रवेश शुल्क है, वो भी आप देखिए, मैं नाम लूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्राप्ति की साइड आएगा या भुगतान की साइड आएगा। प्रवेश शुल्क, इसका मतलब किसी संस्थान को पैसा मिल रहा होगा, तो निश्चित रूप से ये प्राप्ति की साइड आएगा। आजीवन सदस्य शुल्क, ये भी एक प्राप्ति है, उसको पैसे मिल रहे हैं, तो ये भी आ जाएगा। छपाई एवं लेखन सामग्री, तो इसमें खर्चा हो रहा होगा, तो ये भुगतान की साइड पर आएगा, है ना। प्रकाश, इसका मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर लाइट की जरूरत पड़ रही होगी, तो ये भी खर्चा हो जाएगा। दरें एवं कर, तो ये किसी को कर चुका रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा भुगतान की साइड पर आ जाएगा। दूरभाष प्रभार, इसमें भी कोई खर्चा हो रहा है, तो ये भी खर्चे के साइड पर आएगा। तो ये जितने भी नाम है बहुत ही आसान हो जाते हैं, है ना। तो लॉकर किराया, लॉकर किराया मतलब बहुत सारे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो सुविधा देते हैं अपने यहाँ लॉकर की। तो वो लॉकर आप यूज कर रहे हो तो उसका आप क्या दोगे, रेंट दोगे। अब लॉकर सिर्फ बैंक में नहीं होता है, कई बार ऐसा भी है कि कोई व्यायाम को लेकर के, या फिर कोई जिम है जहां पर इस तरह की, तो जिम भी एक इस तरह की संस्था हो सकती है जो अलाभकारी संस्था है। तो उसने क्या दे रखा है, आपको एक लॉकर दे रखा है, उस लॉकर में अपना सामान रख लेते हैं। फिर जब आप जिम में आकर के मेहनत कर रहे होते हैं तो उस सामान को फिर से यूज करते हैं, फिर से आप लॉकर में बंद करके चले आते हैं। लाइब्रेरीज में भी ऐसा होता है। तो वो लॉकर यूज करने की सुविधा ये संस्थान दे रहा है, इसका मतलब इसको पैसा मिल रहा होगा। तो इस वजह से जो लॉकर किराया है ना, वो क्या हो जाएगा, वो प्राप्ति की साइड पर आ जाएगा। समझ गए आप। तो प्राप्ति और भुगतान अगर आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, तो रोकड़ पुस्तिका के सारांश से ये अकाउंट बनाना, कौन सा, प्राप्ति और भुगतान अकाउंट बनाना तो बच्चों का खेल है, बस थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें हमारे जो भी बात की थी, प्रवेश शुल्क, आजीवन सदस्य शुल्क, लॉकर किराया, देखिए मैंने बताया था कि प्राप्ति साइड पर आ गया, तो वो आ गया। और साथ में जो हमारा हस्तस्थ रोकड़ था वो भी मैंने आपको बताया था कि प्राप्ति साइड में आएगा अगर आप जो वर्ष है उसकी स्टार्टिंग हो रही है। और इसी तरह से अगर वर्ष के अंत में आप रोकड़ की बात करेंगे तो वो हमारा भुगतान की साइड पर आ जाता है, जमा साइड पर आ जाता है। ठीक है, और यहां पर भी आप देखेंगे तो वास्तव में दोनों ही तरफ पर हमें एक ही अमाउंट का सम मिल रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने अभी तक देखा कि एक रोकड़ पुस्तिका से हमें प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना है, तो सबसे पहले सारी मदों का हमें क्या करना पड़ेगा, सार निकालना होगा। और अगर हमने सार निकाल लिया फिर वो बनाना बच्चों का खेल है। और दूसरी बार तो हमें और भी ज्यादा आसान उदाहरण मिला जिसमें हमें रोकड़ पुस्तिका में पहले से ही सार दे रखा है। तो जब पहले से सार दे रखा है तो अलग अलग मदों में हमें कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और वो प्रश्न और भी आसानी से हो जाता है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने को एक सिल्वर पॉइंट है कोई, उससे संबंधित विवरण दे रखा है, और विवरण जो भी है 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार करना है। तो इसमें ये विवरण दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विवरण की बात की गई है, यहाँ पर ना ही आपको प्राप्ति की बात की गई है ना ही भुगतान की बात की गई है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर समस्या यही है हमारी पुस्तक में कि यहाँ पर ये जो प्राप्ति और भुगतान लिखा हुआ है ना हमारी किताब में, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर प्राप्ति की जगह क्या होगा, विवरण होगा, ये विवरण है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें देखिए, जैसे कि पुराना जो पहला वाला ये पार्ट है ना, इसमें क्या लिखा हुआ, पुराने खेलकूद के सामान का विक्रय। ये क्या है, आप सामान बेच रहे हो, तो आप सामान बेच रहे हो तो क्या हो रहा होगा, आपको सामान बेचने के बदले में पैसा मिल रहा होगा, तो प्राप्ति हो रही होगी। और इसी वजह से यहाँ पर जो भुगतान लिखा हुआ है वो गलत, यहाँ पर विवरण है। तो यहाँ पर मुझे फिर से वही जो बात है, मैं इकोनॉमिक्स से पढ़ा रहा हूँ ना, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र,
अर्थशास्त्र में भी एनसीईआरटी की जो इंग्लिश में किताब है उसमें गलतियां नहीं है, लेकिन हिंदी की किताब में बहुत गलतियां हैं, ट्रांसलेशन बहुत ही गंदा हो रहा है। और वही समस्या आप लोगों को जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उनके लिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि एनसीईआरटी की हिंदी की किताबों में भी गलतियां दिख रही हैं, जबकि एनसीईआरटी के लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा सम्मान है। तो अब देखिए यहाँ पर विवरण हो गया। अब इन विवरणों से हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है प्राप्ति और भुगतान खाता, जो हम लोग अभी 2 बार बना चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे समझिए, सबसे पहले हम लोगों ने बताया हुआ था कि बैंक में क्या कितना पैसा पड़ा हुआ है और हमारे पास कितना कैश इन हैंड है, जिसको हम लोग बोलते थे हस्तस्थ रोकड़। तो उन दोनों में हम लोग कोई विभेद नहीं करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है, और वो अपवाद क्या होता है कि हमारा प्रारंभिक शेष कितना था, है ना। तो प्रारंभिक शेष में अगर हमारे पास कुछ पैसा बैंक में है और कुछ पैसा हमारे ऑफिस में है या हमारे पास सीधे हाथ में है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग पहले ही अलग से बता देते हैं कि हाँ इतना हमारे पास हाथ में है और इतना बैंक में है। उसके बाद के जितने भी खर्चे हों, जितने भी चाहे भुगतान हो चाहे उसकी प्राप्ति हो, उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, उन सभी में कोई मतभेद नहीं करते हैं। और वही चीज हमारी जो अंतिम शेष बच रहा होता है, यानी कि प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष, इसमें ही हम लोग बैंक में और हमारे हाथ में जो कैश है उसको लेकर के अंतर करते हैं, बाकी किसी भी मद में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। तो वो एक बात याद रखिएगा। दूसरी बात क्या आती है कि अभी जब हम लोग इसको बना रहे हैं अपना, तो इसमें आप ये समझिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, क्या समझ में आपको कि कौन कौन से ऐसे विवरण है जो प्राप्ति होने चाहिए और कौन कौन से ऐसे भुगतान होने चाहिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो हम लोग सबसे पहले प्राप्ति की बात करते हैं। पुराने खेलकूद के सामान का विक्रय, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी। आरंभिक रोकड़ शेष और आरंभिक बैंक शेष, क्योंकि अधिविकर्ष नहीं है इसलिए ये भी प्राप्ति की साइड नहीं आएगा। फिर चंदा एकत्रित, तो सीधी सी बात है, प्राप्ति हो रही है, और उसमें चंदा एकत्रित में भी देखिए ये पहले से अलग तरह से लिखा हुआ है, फिर इसका कुल योग लिखा हुआ है। तो हम लोग भी प्राप्ति और भुगतान खाते में एग्जैक्टली वैसे ही लिखते हैं। और क्या करना है, जलपान का विक्रय, यानी कि जलपान बेचा तो यहाँ पर भी पैसे मिले। प्रवेश शुल्क प्राप्तियां, ये भी प्राप्त हुआ। फिर पवेलियन के लिए दान प्राप्ति, ये भी प्राप्ति है। तो हम लोगों ने अभी तक जो भी येलो कलर से पीले रंग से मार्क किया वो सब कुछ क्या प्राप्ति है। अब हम लोग भुगतान की बात करते हैं। अगर कुछ और कहीं और आगे कोई एंट्री होगी जिसमें हमें प्राप्ति हो रही होगी तो उसको हम फिर से पीले रंग से मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पर किराया भुगतान, हमने पैसे दिए तो भुगतान हो गया। खेलकूद के सामान का क्रय, खरीदा गया है तो ये भी भुगतान हो गया। जलपान का क्रय, ये भी भुगतान है। टेनिस कोर्ट के रख रखाव पर खर्च, ये भी एक तरह का खर्चा है, भुगतान हो रहा है। वेतन भुगतान, प्रतियोगिता व्यय, सीधा लिखा हुआ है व्यय है तो भुगतान ही हो रहा है, इसका मतलब हमने किसी को कुछ व्यय किया, कोई खर्चा किया। फिर फर्नीचर क्रय हो गया, कार्यालय व्यय हो गया, और अंतिम हस्तस्थ रोकड़, ये तो हमें पहले से ही पता हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, अंतिम हस्तस्थ रोकड़ को भी हमेशा ही भुगतान की साइड में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारे पास आय ज्यादा हुई होगी, आमदनी ज्यादा हुई होगी, आमदनी की प्राप्तियां कुल मिलाकर के उनका कुल योग ज्यादा हो जा रहा होगा और भुगतान का योग कम हो रहा होगा हस्तस्थ रोकड़ मिलाने के बाद भी अंतिम शेष में, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, बैंकस्थ रोकड़ बना करके एक बैलेंसिंग एक्टिविटी कर देंगे, एक बैलेंसिंग एंट्री करेंगे, है ना, जिससे कि हम दोनों को क्या कर पा रहे हो, बैलेंस कर पा रहे हो, दोनों को संतुलित कर पा रहे हो। तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेन जो अंतर आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है। मेन अंतर एक तो अंतिम हस्तस्थ रोकड़ के बाद से एक हमें बैलेंसिंग एंट्री करनी पड़ेगी, बस इतना सा काम है। तो आपने यहाँ पर देख लिया कितने आसान से हम लोगों ने इसको अलग अलग कलर से मार्क किया हुआ है, तो आपको बहुत ही आसानी से अब प्राप्ति और भुगतान खत्म बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये जो हमारा शेष है उसको तुम लिखेंगे, लेकिन शेष के बाद जो हस्तस्थ और बैंकस्थ रोकड़ है ना, ये थोड़ा आगे से लिखना चाहिए। तो ये हमारी किताब में फिर से थोड़ी सी गलती है, इसको हम थोड़ा सा आगे से लिखते हैं तब फिर समस्या नहीं होती है। मतलब इसी को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए और उसके बाद से क्या कर देंगे, पूरा जो शेष है उसको हम एक साथ देते हैं। तो ऐसा करना चाहिए अपने को, ठीक। अब यहाँ पर इन्होंने हस्तस्थ रोकड़ और हम लोग जो बैंकस्थ रोकड़ है उसको हमने एंट्री कर दी, कोई समस्या नहीं है। फिर चंदा था उसको एज इट इज उठा लिया, जलपान का विक्रय है वो भी हम लोगों ने उठा लिया, है ना, और चंदा जो कुल चंदा है उसको एक साथ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर चंदा और आगे के जितने भी मद हैं उन सभी में हम लोग बैंक में था या फिर हस्तस्थ था, उसमें कोई भी विभेद नहीं होगा, उन दोनों को एक ही जगह ट्रीट किया जा रहा है, एक ही तरह ही, है ना। प्रवेश शुल्क जो है वो भी आ गया। अब पौराणिक खेलकूद के सामान का विक्रय हमने देखा था, ये भी देखिए ऊपर हमने पीले रंग से मार्क किया हुआ है, और इसके बाद एक और ही एंट्री है जो हमने पीले रंग से मार्क की हुई है। इसका मतलब वो क्या है, वो हमारी प्राप्तियां हैं। तो ये सारी प्राप्तियां हो गई। अब ऐसे ही हमने भुगतान की साइड पर भी जो भी हमारा ग्रीन कलर से मार्क है हरे रंग से, वो सब हमने लिख दिया। तो किराया भुगतान है, जलपान का क्रय है, ये सारी चीजें, उसका ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको यहाँ पर हम लोग ग्रीन कलर से मार्क कर देते हैं, ठीक है। किराया है, जलपान का क्रय है, ये देखिए। और इसी में कई बार ऐसा होता है जो ज्यादा बड़े खर्चे होते हैं, जो ज्यादा महत्वपूर्ण भुगतान होते हैं, उसको हम लोग पहले ही कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको पहले ही ज्यादा महत्व दे देते हैं। जैसे उसको हम लोग पहले एंट्री दे देंगे, बस इतना हो जाएगा। और उस किस ऑर्डर में होना चाहिए, किस निश्चित क्रम में होना चाहिए, इसका कोई फर्क इतना पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वेतन है, वेतन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। फिर उसके बाद प्रतियोगिता व्यय, सारे व्यय हो गए। और सबसे अंत में आप ध्यान रखिए कि हमें अंतिम हस्तस्थ रोकड़ दे रखा था, जिसको हम लोगों ने अलग कलर से मार्क किया हुआ था, है ना। ये लगभग पिंक या इसको पर्पल बोल सकते हैं, डार्क,
मुझे थोड़ा सा कलर्स में कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ी सी कलर ब्लाइंडनेस है मुझे, तो इसको क्या कर देते हैं, हस्तस्थ रोकड़ की जब बात आ जाती है तो हस्तस्थ रोकड़ हमारा 400 रुपए आ गया था, यहाँ तक आ गया था, यहाँ तक की हम लोगों ने एंट्री आराम से कर लेंगे। अब जो बात आती है वो बहुत ध्यान से समझिए। अब क्या करना है, बैंकर्स रोकड़ वाली जो एंट्री यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली दे रखी है ना, ये हम नहीं कर पाएंगे अभी तक। हम क्या करेंगे, ये करने से पहले हमें जो भी हमारी राशि है प्राप्ति की तरफ, उन सबको जोड़ देंगे। तो उसको एक बार जोड़ते हैं। देखिए ये है आपका 1000, ये है 7200, तो 8200 हो गया। फिर 9000 जोड़ दिया आपने तो 17200 हो गया। फिर 18200, 19200, उसके बाद से 20200 और 200 वाले तो 20400 हो गया। फिर उसमें आप 4600 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 20400 में आप 4600 जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको 25000 रुपए मिल जा रहा है पूरा, जो हमें ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा था, यानी कि हमारी कैलकुलेशन सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारे भुगतान हुए हम उनको भी एक साथ जोड़ेंगे, और भुगतान के साथ साथ हस्तस्थ रोकड़ भी हम जोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसी की जानकारी दी गई थी, हमारा शेष बच रहा था। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 600 और 3600। फिर उसमें आप 4800 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4800, 378, 8400, 8400 हो गया। फिर 2000 और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 10400। फिर आपने उसमें 2400 और जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 12800। फिर आप उसमें 2500 जोड़ना है तो हो जाएगा 13300 और 15300। फिर आपने उसमें 1500 और रुपए जोड़ दिए तो हो जाएगा 16800। फिर आपने 1200 रुपए जोड़ दिए तो हो जाएगा 18000। उसके बाद से आपने 400 रुपए और जोड़ दिए तो आपको मिल जाएगा 18400। तो आपको अभी तक जो भी पैसे मिले हैं वो कितने मिले हैं, 18400। ठीक, अब ये मैंने यहाँ पर सारे डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट कर लिया, इतना आसान था इसलिए, लेकिन इसके लिए आपके पास कैलकुलेटर रहेगा तो इसकी कोई समस्या नहीं है, और आपके एग्जामिनेशन में तो आप आराम से ये लिख करके जोड़ लोगे, इतना आसान कैलकुलेशन है। तो अब जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है कि हमारे पास जो कुल प्राप्तियां हैं वो तो 25000 है और कुल भुगतान हमें 18400 ही दिख रहा है। तो अब हम लोग संतुलन करने वाली एंट्री करेंगे, और ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन करने के बाद से आ रही होगी, बैलेंसिंग एक्ट होता है, ये बैलेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब कितना बैलेंस करेंगे, 25000 से आप आराम से 18400 को घटा दीजिए, घटा दिया तो कितना हो गया, 0 0 6 और 6। और ये अब आपको पता है हस्तस्थ रोकड़ तो बता रखा है, तो ये जो आपके पास एडिशनल पैसा बचा वो कहाँ होगा, बैंक में होगा, सीधी सी बात है। और इसीलिए जो हमारी नई एंट्री आ रही है वो किसकी आ रही है, जो नई एंट्री आ रही है वो हमारी आ रही है बैंकर्स रोकड़ की, समझ गए आप। और ये बैंकर्स रोकड़ की एंट्री कितनी है, 6600 रुपए की। कितने की है, 6600 रुपए की। तो ये हो गया, और जैसे ही आपने ये कर दिया वैसे ही आपका प्राप्ति भुगतान खाता कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को जो भी इसकी बारीकियां थी हम लोगों ने सारी बारीकियां देखी हैं, और प्राप्ति और भुगतान खाता अगर आपको रोकड़ पुस्तक दे रखी है या फिर रोकड़ पुस्तक का सारांश दे रखा है तो बनाने में कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर एक नई चीज आ जाती है जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, नहीं तो नहीं है, लेकिन अगर अधिविकर्ष होता, क्या होता अधिविकर्ष, तो आप समझ जाइए कि जो भी एंट्रीज है ना वो दोनों पलट जाती है, चाहे अंतिम शेष की हो चाहे प्रारंभिक शेष की। तो अब हम लोग अपने अगले वीडियो में किसकी बात करेंगे, आय एवं व्यय खाता की बात करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।